हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास सिंह एनआईटी कुरुक्षेत्र से और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल। आज इस वीडियो में हम पूरा सर्कल रिवीजन कर लेंगे। कंप्लीट सर्कल हम इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। आप इसको जेईई मेंस, अगर आपका जेईई मेंस आ रहा है अभी तो पास में, तो आप इसको तब देख सकते हैं, लेकिन अगर आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है तब आप इसको देख सकते हैं। तो हम कंप्लीट सर्कल एक वीडियो में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। पूरा सर्कल, हर पॉइंट इसमें हम कवर करेंगे। आपको सिर्फ इस पर सवाल प्रैक्टिस करना है खुद से, क्योंकि हम एक ही वीडियो में आपको सवाल और पूरी थ्योरी सर्कल का हम नहीं पढ़ा सकते हैं। तो सर्कल को आज हम शुरू करते हैं। सर्कल क्या है, जैसे कि आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम अगर रिवीजन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पूरा सर्कल एक वीडियो में शुरू से लेके हर एक पॉइंट मतलब कि डिटेल में जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम मतलब कि इतना जाएंगे कि आपसे सवाल बन जाए अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो सर्कल क्या है। पहली बात तो हम अब ये देखेंगे कि सर्कल क्या होता है। तो जैसे स्ट्रेट लाइन का डिफिनेशन होता है, पहले सर्कल को पढ़ने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन अच्छे से आना चाहिए, मतलब आपको इतना बेसिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो सर्कल क्या होगा, सर्कल इज अ लोकस ऑफ, सर्कल क्या होता है, सर्कल एक फिक्स पॉइंट का, एक फिक्स पॉइंट से और एक कोई रैंडम सा कोई पॉइंट होगा। तो ये अगर कोई पॉइंट है और एक फिक्स पॉइंट से अगर वो इसका कांस्टेंट डिस्टेंस है तो इस पॉइंट के लोकस को कहते हैं सर्कल। तो ये पॉइंट मूव करता जाएगा इसके अराउंड, ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, फिक्स पॉइंट, और ये हमारा मूविंग लाइन हो गया, मूविंग पॉइंट हो गया, मूविंग पॉइंट। तो अगर ये मूविंग पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से अगर ये एक फिक्स डिस्टेंस बनाती है, मतलब एक डिस्टेंस जो है हमारा वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो हमारा ये लोकस जो एक्स और वाई का जो लोकस होगा वो हमारा एक सर्कल को फॉलो करेगा। अब ये देखेंगे कि ये क्या है। जो फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, ये हमारा सेंटर है सर्कल का, और जो फिक्स डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। जैसे मान लीजिए सर्कल का हम बहुत सारे एग्जांपल्स अपने आप देख सकते हैं, सर्कल के लोकस को हम पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कील ले लीजिए और कोई पिन ले लीजिए और उसको यहाँ पे ऐसे ज़मीन पर ऐसे रख दीजिए, और वहाँ से आप एक जब इसको किसी रस्सी से इसको बांध दीजिए, और जब अगर आप इसको पेन से अपने बांधेंगे और इसको ये कील को जो है आप ज़मीन में अगर रखेंगे, तो जैसे जैसे आप अपने पेन को ऐसे मूव करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस को, मतलब इस कील से और पेन की आपकी जब मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगी, मतलब जब आपकी रस्सी जो टाइट होगी, तो आप जो वहाँ से एक लोकस ऐसे पाएंगे वो होगा हमारा सर्कल। तो सर्कल इस तरह से बनता है। कुछ सर्कल के बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे, मतलब सर्कल कोनिक का ही एक पार्ट है। तो ये था आपका बेसिक सर्कल के बारे में। एक सर्कल होता क्या है, सर्कल एक लोकस है जो है, तो एक फिक्स पॉइंट से और एक मूविंग पॉइंट से जिसके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो यहाँ तक हमने सर्कल का भी डिफिनेशन पढ़ लिया है। तो हमने जैसे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस पढ़े थे, जो है मैं आपको अपने पुराने स्ट्रेट लाइन के वीडियोस में हमारे आप देख सकते हैं, मैंने आपको वहाँ 7 फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाए थे। तो ऐसे सर्कल के भी 3-4 फॉर्म होंगे, हम उसको भी देखेंगे। सर्कल के मतलब इक्वेशन हम कैसे कैसे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। चलिए हम इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं सर्कल के। सर्कल का पहला इक्वेशन, इसको आप ये बोल सकते हैं सेंटर फॉर्म, सेंटर फॉर्म ऑफ सर्कल, सेंटर फॉर्म ऑफ सर्कल। ये क्या होगा, ये ऐसा फॉर्म होगा, आपको ये सेंटर दिया जाएगा इसका h, k, और कोई पॉइंट दिया जाएगा x, y। ये पॉइंट आपको एज्यूम करना है लेट, इसको आपको लेट करना है, और एक आपको ये डिस्टेंस दिया जाएगा, फिक्स डिस्टेंस आर, रेडियस दे दिया। बोलेगा इस इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करिए, जो कि इसका फिक्स मतलब सेंटर ये है और रेडियस ये है। तो आप सर्कल का इक्वेशन यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपका सर्कल की इक्वेशन है। अब ये सर्कल की इक्वेशन आती कैसे है, ये बहुत सिंपल है, आप इसको निकाल सकते हैं कैसे। अगर आप इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फार्मूला आप लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला हम स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं, अगर आप इन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में करेंगे और r के इक्वल कर देंगे, तो आपको यही फार्मूला आने वाला है। तो ये सर्कल का इक्वेशन है, इसको आप सेंटर फॉर्म बोलते हैं, सेंटर फॉर्म ऑफ सर्कल। और हम अभी सर्कल के दूसरे फॉर्म पे चलते हैं। ये सेंटर फॉर्म, आप इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको आप नोट कर लीजिए।
सर्कल का हमारा दूसरा फॉर्म है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, आप इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, आप किसी भी एक कर्व का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ, जैसे सारे कर्व का एक जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ हमने आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाया है अपने स्ट्रेट लाइन के वीडियोस में, उसी तरह सर्कल भी एक कर्व है तो उसका भी एक जनरल फॉर्म होगा। आगे हम पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन, उसका भी सारे का जनरल फॉर्म होता है। तो सर्कल का जनरल फॉर्म क्या होगा? सर्कल का जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस, सर्कल का जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। आप अभी यहाँ से a और b हटा सकते हैं। मान लीजिए a और xy और xy का कोफिशिएंट 1 है, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल है, ये इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा आपका जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है। अब यहाँ से आप यहाँ से सेंटर और रेडियस, ये हमारा मान लीजिए कोई सर्कल होगा ये, जिसकी इक्वेशन जनरल फॉर्म में दी गई है, तो इसका सेंटर और रेडियस आप कैसे पहचानेंगे? अगर ये इक्वेशन आपका दिया है तो आपका जो सेंटर है, सेंटर वो -g, -f है। इस सर्कल से आप निकालिए, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट का माइनस आपका जो सेंटर आ जाएगा। सेंटर का अगर x कोफिशिएंट आपको निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ पे ये आपका x का जो कोफिशिएंट है उसका आप हाफ से डिवाइड करिए और उसके सामने माइनस लगाइए, -g और -f। इसी तरह आप y के साथ कर सकते हैं। अब अगर इस सर्कल की एक फिक्स डिस्टेंस होगी रेडियस, आप इस रेडियस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? रेडियस हो जाएगा आपका g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जो है अंडर रूट में हो जाएगा आपका g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आप किसी भी सर्कल का आप इस तरह से उसका रेडियस निकाल सकते हैं और इस तरह से आप सेंटर निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला? सेंटर को बोल दीजिए O थोड़ी देर के लिए। सेंटर आपका हो गया -g, -f, और आपका रेडियस हो गया अंडर रूट g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये आपके सेंटर और रेडियस हैं। अगर आपका कोई जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दिया गया है तो आप यहाँ से सेंटर और आप यहाँ से रेडियस, किसी भी सर्कल का देखते ही आप उस इक्वेशन को देखिए और यहाँ से -g -f और अंडर रूट g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, आप यहाँ से उसका रेडियस पा जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल से उसकी रेडियस और उसके सेंटर निकाल सकते हैं। तो अगर आप रेडियस, अब जैसे सर्कल को अगर आपको प्लॉट करना है, मान लीजिए अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपको सर्कल को प्लॉट करना है, तो आप उसका सेंटर पा जाएंगे। तो सेंटर से ये पता चल जाएगा कि उसका सेंटर किस कोऑर्डिनेट में है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, आप उसका सेंटर आपको पता चल जाएगा। फिर आप उसका रेडियस से आप ये देख लेंगे कि उसका रेडियस कितना बड़ा है। तो सर्कल, जैसे मान लीजिए अगर किसी सर्कल का सेंटर आता है 1,2 और रेडियस आता है 2, तो इसका मतलब ये सर्कल कुछ इस तरह से होगा। 1,2 यहाँ पर इसका सेंटर होगा और इसका रेडियस इस तरह से कुछ सर्कल होगा। तो ये इस तरह से आप सर्कल को बना सकते हैं। मतलब किसी भी सर्कल को आगे हम देखेंगे, आगे जैसे जैसे हम सर्कल के आगे डिटेल में जाएंगे तो हम देखेंगे और किस किस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये तो था जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। अब सर्कल, जैसे मान लीजिए कोई आपको कर्व दिया गया है, तो वो कैसे पहचानेंगे कि कोई जनरल कर्व दिया गया है, सर्कल का कर्व नहीं दिया गया है, कोई जनरल कर्व दिया गया, और वो आपको पहचानना है कि यार वो सर्कल है, जो है सर्कल है कि कौन सा कर्व है। मान लीजिए आपका जो जनरल कर्व होता है, जनरल कर्व की अगर हम बात करें, जनरल कर्व, और जनरल कर्व से आपको सर्कल ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सर्कल। जनरल कर्व से आपको सर्कल ढूंढना है। जनरल कर्व की आपकी इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल है। तो इस जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल से ये इक्वेशन सर्कल कब बनेगा? ये इक्वेशन सर्कल तब बनेगा जब a इज इक्वल टू b हो जाएगा, और वहां पर तो आप याद करिए जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल में आपका एक्स स्क्वायर का टर्म था, वाई स्क्वायर का टर्म था, एक्स का टर्म था, वाई का टर्म था और कांस्टेंट था, बट ये टर्म मिसिंग था। तो हमारा ये टर्म मिसिंग कब होगा? हम इसकी कंडीशन रख सकते हैं, हमारा h इज इक्वल टू 0।
अगर आप यहाँ इस इक्वेशन में h को 0 रख दीजिए तो ये हमारा पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो मतलब सर्कल के उस इक्वेशन में जब हम जो जनरल फॉर्म इक्वेशन पढ़े हैं वहाँ पर 2xy मतलब xy का कोई भी टर्म नहीं था, इसलिए हम h इक्वस टू 0 और a इक्वस टू b अगर करेंगे तो ये हमारी कंडीशन है कि कोई भी इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करती है। कोई भी जनरल कर्व, वो कर्व सर्कल तब बन सकती है जब ये होगा। तो सर्कल देखते ही हम एक चीज अब यहाँ से हम जान सकते हैं, अगर किसी कर्व का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग अलग है, मान लीजिए इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2y² है, तो ये कर्व कुछ भी बन सकता है, बट अब ये स्ट्रेट लाइन तो अब ये सर्कल तो नहीं बनेगा। सर्कल बनने के लिए 2x² प्लस 2y² अगर है तो हम आगे देखेंगे क्या उसके पास xy का टर्म है कि नहीं, अगर है तब ये भी सर्कल नहीं बनेगा। तो सर्कल बनने के लिए क्या होगा, सर्कल बनने के लिए दो कंडीशन आपको बहुत जरूरी है फॉलो करना, a इज इक्वस टू बी और h इक्वस टू 0। तो सर्कल बनेगा तब जब बनेगा कुछ इस तरह से, और यहां पर कुछ भी हो बट x और y का कोई भी टर्म ना हो, तो ये आपका जो इक्वेशन है ये सर्कल है, ये वैलिड सर्कल आप बोल सकते हैं। क्यों, अब यहाँ पे आप जब भी आकर आपको जैसे जो हमने आपको जितने भी रिजल्ट पढ़ाए अभी जनरल फॉर्म जो पढ़ाया हमने, तो उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, 1 था। तो आप इसको 1 बना लीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को। अब ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल बन गया। अब यहाँ से आप x के कोफिशिएंट को हाफ करके माइनस कर दीजिए, आपका वहाँ से x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आ जाएगा। उसी तरह आप y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर लिख सकते हैं, और वहाँ से g² प्लस f² माइनस c करके आप वहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। तो सर्कल आप हम ये देख चुके हैं कि कोई भी जनरल कर्व हमारा सर्कल कब होगा और कब नहीं होगा। अगर a इज इक्वस टू b है और h का कोई xy का कोई टर्म नहीं है, मतलब h इक्वस टू 0 है, तो हमारा वो कर्व जो है सर्कल हो सकता है जो है। अगर ये कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो वो कर्व कुछ भी होगा बट डेफिनेटली वो सर्कल नहीं होगा। तो हम ये आगे अब चल रहे हैं सर्कल की जनरल कर्व से बात कर लिए कि सर्कल हम किसी जनरल कर्व से कैसे पहचानेंगे। तो सर्कल की हम 2 फॉर्म पढ़ चुके हैं अभी तक, और तीसरे फॉर्म की तरफ हम चल रहे हैं। सर्कल के हमने जनरल फॉर्म पढ़ लिया और सर्कल का हमने सेंट्रल फॉर्म पढ़ लिया, सेंटर का जो फॉर्म है। अब सर्कल के हम तीसरे फॉर्म मतलब डायमेट्रिक फॉर्म हम चल रहे हैं पढ़ने। डायमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल क्या बोलते हैं? डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, जैसे मान लीजिए कोई ये सर्कल है आपका, अगर आपको इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो वो आपको क्या देगा, आपको इस सर्कल पे 2 पॉइंट देगा, x1, y1 और x2, y2। आपको 2 पॉइंट दे दिया, बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, बट आपको एक कंडीशन उसको देना पड़ेगा जो है x1, y1 और x2, y2 वो जो है ये डायमीटर के पॉइंट्स हैं। मतलब ये सर्कल के आप इसको डायमीटर को एक और भी लॉजिक से बोल सकते हैं आप कि ये दोनों पॉइंट सर्कल के सबसे दूर दूर हैं, क्योंकि डायमीटर ही ऐसा पॉइंट है जो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट रेडियस, लॉन्गेस्ट रेडियस को डायमीटर बोलते हैं। तो x1, y1 और x2, y2 अगर ये सबसे दूर हैं इस सर्कल में तो इसका मतलब ये दोनों डायमीटर का पॉइंट है। तो डायमीटर का पॉइंट है। अब आप यहां से सर्कल निकाल सकते हैं, कैसे? तो आप जैसे यहां से क्या करेंगे, अब ये अगर डायमीटर है तो सेंटर कहां पर होगा, सेंटर इसके एकदम मिड पे होगा इन दोनों कोऑर्डिनेट के। तो आप यहां से एक मेथड तो आपको मैं ये बता रहा हूं, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, यहां से आप सेंटर निकाल लीजिए। सेंटर आपका हो गया O। अब सेंटर आप यहां से निकाल लिए, अब सेंटर यहां से मालूम हो गया, और आप क्या यहां से रेडियस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन दोनों के पॉइंट का जो बीच में डिस्टेंस होगा वही आपका रेडियस है। आपको रेडियस मालूम चल गया, आपको सेंटर मालूम चल चुका है। तो क्या अब आप जनरल फॉर्म सेंट्रल फॉर्म यूज करके आप क्या सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं आप? बिल्कुल। और लेकिन अगर आपको मतलब डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है तो डायरेक्ट रिजल्ट जो वहां से पूरा डिराइव होके आने वाला है वो ये है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ अ मतलब ये डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल है।
आप इस तरह से किसी भी सर्कल के अगर 2 डायमीटर का आपको पॉइंट दिया गया, आप किसी भी सर्कल का आप इस तरह से उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। x माइनस x1 x माइनस x2 आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y कोऑर्डिनेट पे जब आप जाएंगे तो y माइनस y1 और y माइनस y2 आप कर देंगे। इन दोनों में आपको ये ध्यान रखना है, ये साइन प्लस का है। इसका मतलब एक चीज अगर आप ये देखें तो ये जो डायमीटर के जो 2 पॉइंट्स हैं, आप अगर इसको ध्यान से और ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व इट, तो यहां से अगर आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो यार यहां पे एक क्वाड्रेटिक बनने वाली है। यहां से यहां तक आप देखिए, ये क्वाड्रेटिक है और ये भी एक क्वाड्रेटिक है। तो इसका मतलब आपका ये x में क्वाड्रेटिक है और ये y में क्वाड्रेटिक है, और वो क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आएंगे, अगर आप इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे तो उसके जो रूट्स हैं वो x1 और x2 हैं, और इस क्वाड्रेटिक का रूट है जो y1 और y2 है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें साफ साफ मालूम चल चुका है कि अगर आपको मान लीजिए कभी एब्सिसा का जो है डायमीटर के एब्सिसा का क्वाड्रेटिक दिया जाए, और अब ऑर्डिनेट के जो है इस डायमीटर के ऑर्डिनेट का अगर आपको क्वाड्रेटिक दिया जाए, आप उन दोनों क्वाड्रेटिक को ऐड कर दीजिए, आपको सर्कल की इक्वेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आईडी हुए हैं और इज इक्वल टू 0 हुआ है। तो आप इस तरह से भी डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल को आप डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। अगर आप ये मान लीजिए ये फार्मूला आप भूल जा रहे हैं, आप ये रिजल्ट भूल रहे हैं, तो आप तुरंत क्या काम करिए, उसका सेंटर निकाल लीजिए, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। आप यहाँ से जब सेंटर आ जाएगा, आप इन दोनों सेंटर और इसको, या तो आप इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लीजिए, और जानते हैं डायमीटर जो है हाफ रेडियस होता है, तो आप वहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, और रेडियस और आप जब को सेंटर मालूम है तो सेंटर फॉर्म यूज कर लीजिए। मतलब आप किसी भी तरह से आप सर्कल की इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ये थे आपके 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ सर्कल। और चौथा हम अभी बात करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको आप नोट करिए, वीडियो को रोकिए और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो हम आगे चल रहे हैं और देखेंगे कि पैरामेट्रिक क्या होगा। पैरामेट्रिक मैंने आपको जैसे बताया है कि पैरामेट्रिक हमारी इक्वेशंस को कम करता है। मतलब जो हमारे पैरामीटर्स हमारे अननोन है उसको कम कर देता है। जहां हमको 2 अननोन मानने की ज़रूरत होती है, पैरामेट्रिक हमारा वहां पे 1 अननोन मान के हमारा काम चल जाता है। तो मान लीजिए कोई सर्कल की ये सर्कल दिया है हमें, और ये हमारा सेंटर है -g, -f। जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल से हम सेंटर लिख दिए इसका -g और -f, ठीक है। और इसका मान लेते हैं हम रेडियस r है, और r की हमें वैल्यू मालूम है। जो r है निकलता कैसे हमारा g² प्लस f² - c से, ये हमें ऑलरेडी मालूम है, अभी हम इसी की बात करके आ रहे हैं। तो अगर हमको ये मालूम है, मान लीजिए अगर किसी भी कोऑर्डिनेट को अगर आपको कभी सर्कल पे एज्यूम करना पड़ गया, तो आप यहाँ h, k एज्यूम कर लीजिए कोऑर्डिनेट। आपके पास देखिए एक कोऑर्डिनेट के लिए आपको 2 अननोन मानने की जरूरत पड़ रही है, h और k, ये दोनों ही आपके लिए वेरिएबल हैं। बट ऐसा क्या ये पॉसिबल है कि आप इस सर्कल की मदद से, और ये देखिए जब आप h और k को आप इस सर्कल के इक्वेशन में रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो आपको एक इक्वेशन वहाँ से मिल जाएगा। उस इक्वेशन को भी आप सॉल्व करेंगे, मतलब लेंथी प्रोसेस है। तो इस h और k को अगर हम डायरेक्ट एक ही मतलब एक अननोन के टर्म्स में हम रख दें तो हमारा काम बन सकता है, आसान हो जाएगा, हमारे पास एक ही वेरिएबल होगा। तो इसलिए हम इसको ये यूज करते हैं, h और कॉमा ना यूज करके हम इसको पैरामेट्रिक एज्यूम करेंगे। और पैरामेट्रिक मान लीजिए यहाँ पर हमारा पॉइंट है, तो पैरामेट्रिक हमारा कैसे एज्यूम करते हैं, पैरामेट्रिक होगा -g प्लस r cos थीटा प्लस ये कॉमा -f प्लस r sin थीटा। ये हमारा पैरामेट्रिक पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट P। अगर अभी आपको कभी भी सर्कल पर कोई भी पॉइंट लिखना है तो आप पैरामेट्रिक की मदद लीजिए, हेल्प लीजिए उसकी, आप बहुत आसानी से। अब देखिए यहाँ पर g नोन है, रेडियस भी नोन है, और f भी नोन है, और r यहाँ पर भी रेडियस नोन है। आपका अननोन सिर्फ एक चीज़ है, वो है थीटा। थीटा आपका जैसे जैसे आप बदलते जाएंगे, थीटा मान लीजिए ऐसा सर्कल है, थीटा 0 है यहाँ, थीटा 45 ऐसे, 90 यहाँ, 120 ऐसे 180 पे यहाँ, 270 पे यहाँ। तो जैसे जैसे आप थीटा बदलते जाएंगे वो पॉइंट आपका वेरी करता जाएगा। बट ये सारे पॉइंट
जो इससे आएंगे, किसी भी थीटा को आप अगर रख देंगे, रैंडम से कोई भी थीटा आप रख दीजिए, -g + r cos थीटा और -f + r sin थीटा में, तो वो पॉइंट इस सर्कल पर ही लाई करने वाला है, इसके बाहर नहीं लाई करेगा, ना इसके अंदर लाई करेगा वो ये पॉइंट, क्योंकि आप पैरामेट्रिक एज्यूम किए हैं। ये पैरामेट्रिक आपका सर्कल है। हमने पैरामेट्रिक का स्ट्रेट लाइन भी अच्छे से पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक भी बहुत काम आता है। तो अगर आप उसमें डाउट है तो अगर पैरामेट्रिक ऑफ स्ट्रेट लाइन में, तो वो हमारा स्ट्रेट लाइन का उसमें वीडियो में देखिएगा, पैरामेट्रिक ऑफ फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर पैरामेट्रिक। अब इसकी यूज क्या है, इसका यूज मैंने आपको ये बता दिया। अब इसमें एक ही अननोन है थीटा, दो अननोन जहां आप रखते इस पॉइंट को, मान लीजिए h, k रखते, अब वहां पे आपका एक अननोन में काम हो जा रहा है थीटा में, क्योंकि सारी चीजें आपको g, r और f मालूम है। तो इसको आप यूज करेंगे हम आगे, आप इसको सवाल में यूज करिए। यहाँ पर तो हमने देखिए अभी तक इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में बात कर लिया, सर्कल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक, मतलब अभी तक हम ये बात कर चुके हैं, पैरामेट्रिक ऑफ फॉर्म ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, और किसी कोई जनरल कर्व है तो वो हमारा सर्कल कब होगा, सर्कल का डिफिनीशन, सर्कल किस लोकस है, तो ये सब हम बातें देख चुके हैं। अब सर्कल के हम थोड़ा और आगे चलते हैं। मान लीजिए कि सर्कल की हम थोड़ा लाइन और सर्कल को हम इंक्लूड कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि लाइन और सर्कल जब आएगा, ये दोनों एक साथ में मर्ज होते हैं, तभी हमारा जो है कंप्लीट स्टडी होगा हमारा, कब जो अच्छे अच्छे सवाल आएंगे इस पे आएंगे। तो जैसे मान लीजिए एक सर्कल है हमारा, जो यहाँ पे समझ लीजिए जो पॉइंट है वो क्या है, लाइन एंड सर्कल, लाइन एंड सर्कल। तो मान लीजिए हमारे ये सर्कल है और एक लाइन है, कोई लाइन L, लाइन L, और सर्कल को हम थोड़ी देर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं S से। सर्कल हमारा S और लाइन हमारा L। तो ये इक्वेशन इसकी दी गई है, आपको इसकी दी गई है। तो अगर आपको इसकी इक्वेशन दी गई है तो आपको सेंटर मालूम चल जाएगा, आपको इसका रेडियस भी मालूम चल जाएगा। अब आपको इसका लेंथ इक्वेशन दिया गया है। अब आपसे पहला सवाल ये पूछ सकता है, क्या ये लाइन सर्कल को टच कर रही है, क्या ये लाइन सर्कल को कट कर रही है, क्या ये लाइन ना तो कट ना तो टच बाहर से पास हो रही है। तीन प्रश्न आपके पास आएंगे। पहला, क्या ये लाइन टच कर रही है, दूसरा क्या ये लाइन कट कर रही है, क्या ये लाइन आउटसाइड है, आउटसाइड द सर्कल। अब आपको लाइन इक्वेशन दिया गया, सर्कल इक्वेशन दिया गया, आप कैसे निकालेंगे कि ये लाइन क्या कर रही है। अब टच कंडीशन आपको पता है, जब लाइन टच करती है किसी मान लीजिए कर्व को, और सिर्फ एक पॉइंट पर अगर वो टच कर रही है तो वो टेंजेंट हो जाएगा, इसको आप टेंजेंट बोल देंगे। और अगर वो लाइन कट कर रही है, मान लीजिए ये ऐसे है, तो आप इसको कॉर्ड बोल देंगे। ये लाइन आपका कॉर्ड हो गया इस कर्व का, मतलब ये जो सर्कल है हमारा, तो ये हमारा कॉर्ड की कंडीशन आएगी, जो भी आएगी। और ये ना तो कॉर्ड ना तो टेंजेंट, आउटसाइड की कंडीशन आएगी, मतलब कि ये सर्कल से होके गुजरेगी ही नहीं। तो अब हमको यहाँ से, कभी आप ये छोटा पॉइंट इसको मत समझिए, या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है। कभी लाइन और सर्कल अगर आपको पता करना है, को लाइन क्या सच में सर्कल के टेंजेंट है, या क्या सच में वो सर्कल के लिए कॉर्ड है, या सच में क्या वो लाइन बाहर से जा रही है, तो आप उसको इस मेथड से पूरे निकाल सकते हैं। आपको मेथड क्या है, सिंपल सा। आपको क्या इसका रेडियस मालूम है सर्कल का, बिल्कुल मालूम है, क्योंकि इसका इक्वेशन मालूम है। तो रेडियस आप जो है इस फार्मूले से निकाल लीजिए, रेडियस इक्वल टू √g² + f² - c। आप यहाँ से रेडियस निकाल लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको रेडियस निकाल के रख लीजिए। अब आपको ये सेंटर है, सेंटर से आप लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका आता है p। तो अब ये बताइए, मतलब अगर ये p जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर वो p रेडियस से ज़्यादा हुआ, व्हेन p इज ग्रेटर देन रेडियस, तो इसका ये मतलब है कि p ये वाली दूरी बड़ी है और रेडियस छोटा है। तो इसका मतलब कि लाइन जो है आपका वो सर्कल के बाहर है, सर्कल से दूर है। मतलब जब ये, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो इसका मतलब किसी लाइन से और किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अगर आपका ये p ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब वो लाइन जो है वो सर्कल के कंप्लीटली बाहर है, सर्कल को कहीं कट टच कुछ भी नहीं कर रही। अगर ये, मतलब अब ये कंडीशन हो गई किसकी, टच की, नहीं सॉरी, ये कंडीशन हो गई
आउटसाइड द सर्कल, P इज ग्रेटर देन R। अब अगर ये लाइन, अगर सर्कल और लाइन आपस में टच कर रहे हैं तो ये जो P की डिस्टेंस होगी और ये जो रेडियस है हमारा वो इक्वल आना चाहिए, क्योंकि अगर ये टच कर रही है तो ये लाइन कुछ अब ऐसी नहीं रहेगी, अब ऐसे होगी। अगर अब ये यही डिस्टेंस P हो जाएगा और यही रेडियस है तो रेडियस और हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा। तो अगर अब आपको कभी भी लाइन टच कर रही है या कभी कोई लाइन है जो सर्कल के टेंजेंट है तो आप इस तरह से उसको निकाल सकते हैं। आप उसका सर्कल का रेडियस निकालिए जस्ट, और उसका आप उस सेंटर से और उस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करिए, ये 90 डिग्री एंगल है जो है। और अगर वो रेडियस जो है अगर उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर आती है तो इसका मतलब वो आपका लाइन टेंजेंट है या उस पॉइंट को, सर्कल को टच कर रहा है एक पॉइंट पर। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से बड़ी आती है तो इसका मतलब क्या है कि वो लाइन आउटसाइड जाती है। अब एक केस बचता है व्हेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज लेस देन आर। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर से लेस है, मतलब मान लीजिए आर आपका बड़ा है, तो इसका मतलब यही केस हो जाएगा, आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ और ये आपका ये रेडियस हुआ। तो यहाँ पे देखिए रेडियस बड़ा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए 2 है और रेडियस 5, तो इसका मतलब अब ये दूरी मान लीजिए कोई सर्कल है, तब ये क्या केस क्या हो जाएगा, ये वाला ऐसे। तो ये वाली रेडियस बड़ा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है और रेडियस आपका ये। तो इस वाले केस में ये कंडीशन। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ, अब आप ये सुनिए, आपको रेडियस निकालना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, और आपको ये तीनों जो रिजल्ट अपने माइंड में रखिए, या तो याद नहीं रखने की जरूरत है, आप इसको समझ लीजिए बस। अगर आप समझ जाएंगे तो आप इसको भूलेंगे नहीं, तो इसको समझ लीजिए, यहाँ से आप यूज करिए और कभी भी किसी लाइन और सर्कल को पहचान जाएंगे वो लाइन सर्कल के साथ क्या कर रही है। तो अगर जब कॉर्ड होगा तो ये भी बोल देता है कि लाइन क्या सर्कल को 2 जगह पे इंटरसेप्ट कर रहा है। अगर वो कॉर्ड है तो इसका मतलब 2 जगह पे इंटरसेप्ट कर रहा है, कंडीशन आपके सामने है P इज लेस देन आर। और अगर वो लाइन सर्कल के टेंजेंट है तो ये कंडीशन है जो है R इज इक्वल टू P। और अगर वो लाइन बाहर है सर्कल के, मतलब ना तो कट कर रही है ना टच हो रहा है, तो इसका मतलब P इज ग्रेटर देन R। तो ये तीनों कंडीशन आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। तो हम यहाँ पे सर्कल की लाइन, सर्कल और लाइन को देख चुके हैं। तो सर्कल के हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, इसको नोट करिए। सर्कल का अगला पॉइंट क्या होगा, टेंजेंट। मान लीजिए किसी भी सर्कल का आपको अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए बोल दिया जाए, आप टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल जैसे 2-3 पॉइंट होगा, 2-3 टाइप, मतलब आपको टेंजेंट ऑफ सर्कल निकाले जाएंगे। वो डिपेंड ये करता है आपको कौन सा डाटा दिया गया है, मतलब सवाल में आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, आप उसके बेसिस पे सर्कल का टेंजेंट निकालेंगे। मान लीजिए कोई सर्कल के पहला तो हम आपको ये सिखाएंगे कि जब कोई सर्कल पे ही आपका जो पॉइंट है वो आपको सर्कल पर ही दिया गया है H, K, तो अब आप इस पॉइंट पर कैसे निकालेंगे सर्कल की इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट और H और कामा, अगर उस पॉइंट, एक सर्कल पर पॉइंट दिया गया है तो आप उस पॉइंट पर कैसे उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे उस सर्कल के। आप ये देखिए, ये क्या होगा आपका रेडियस, आपका ये है पॉइंट जहां पे आपको टेंजेंट निकालना है इस पॉइंट पर, और ये आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब आप यहां से ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे, आप जैसे ये सर्कल की इक्वेशन हम लेट्स अज्यूम कर ले रहे हैं, उसका जो सेंटर 0,0 है, मान ले रहे हैं हम थोड़ी देर के लिए, उसका सेंटर 0,0 है, उसका रेडियस r है। तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x² + y² इज इक्वल टू r², क्योंकि उसका जो सेंटर 0,0 है। तो यहाँ से अब आप इस एक मेथड है, मान लीजिए उसको बोलते हैं, तो सर्कल का जो इक्वेशन है वो t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब वो t इज इक्वल टू 0 क्या है वो हम देखेंगे। अब आप इस सर्कल को, इस 2x को x के मतलब ऐसे लिख दीजिए, x(1), ठीक है, और इसको y + y(y1) लिख दीजिए,
इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब आपके जितने भी एक्स और वाई के टर्म है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो आप इसको x1 में ब्रेक कर दीजिए और y1 में ब्रेक कर दीजिए और आर स्क्वायर। तो ये मतलब मेथड है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें क्या करना है, अब इस x1 और y1 की जगह पे आपको ये पॉइंट रखना है h और k, क्योंकि अगर ये 2 डिग्री है, टेंजेंट हमको पता है टेंजेंट x और y में लीनियर होता है, तो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को x1 और y1, एक x और एक y को x1 और y1 कर दिया, और आर स्क्वायर हमको पता है कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने दिया। तो अब यहाँ पे x1 और y1 को हम h, k से रिप्लेस कर दे रहे हैं। x1 को h रख दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा hx प्लस, अब y1 को आप k रख दीजिए, y1 को आप k रख दीजिए, ky। अब यहाँ से आप इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आपका ये जो है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आप इस तरह से, अब ये यही होता है t इज इक्वल टू मतलब 0। तो अगर आप इसको इस साइड ला दीजिए r को, अब ये देखिए ये है t, तो आपका ये t बन जाएगा, t इज इक्वल टू 0, इसको t बोलते हैं। मतलब x अगर x स्क्वायर है तो x1 और y y1 कर देंगे, और वहाँ से आप ये कर लीजिए। अब मान लीजिए अगर इस सर्कल में x और y का भी कोफिशिएंट होता, हम यही बात कर ले रहे हैं, इसको अलग से मतलब नहीं कोई पॉइंट लेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए जब ये तब अप्लाई करेंगे जब आप सर्कल का जो सेंटर है वो 0,0 है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए आपका कोई सर्कल है, अब उसका सेंटर 0,0 नहीं है। मान लीजिए सर्कल की इक्वेशन, आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आप इसको एकदम माइंड में अपने, जब भी सर्कल आप सॉल्व करिए, सर्कल अगर आपको वो करना है तो इसको एकदम याद रख लीजिए। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, और यहाँ पे सेंटर है -g, -f है। तो अब इसका अगर यहाँ पर इस सर्कल का यहाँ सेंटर है -g, -f, और यहाँ पर h, k इसका पॉइंट है, इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है, इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है, इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का अगर इक्वेशन निकालना है, इस सर्कल को t इक्वल टू 0 निकालना पड़ेगा। अब t इज इक्वल टू 0 इस सर्कल का, इसका क्या होगा, इसका तो हमको पता है, x का क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को x1, y को क्या कर देते हैं, y स्क्वायर को y1। अब ये तो ऑलरेडी x और y में दिया है, एक्स स्क्वायर y स्क्वायर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसको ये करते हैं 2g, x को हमेशा लिखते हैं x प्लस x1 बाई 2, और y को लिख देंगे 2f y प्लस y1 बाई 2। c को कांस्टेंट है, एज इट इज रहने दीजिए। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। ये देखने में बड़ा लग रहा है आपको, बट जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू मान लीजिए 2, 3, 5, 6 कुछ भी 2 कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, तो आप इसकी जब वैल्यू रख दीजिएगा आ जाएगा। तो यहाँ x1 और y1 की जगह में आपको क्या पुट करना है, h और k पुट करना है। रिप्लेस x1 एंड y1 विथ h, k। तो यहाँ पर h हो जाएगा hx प्लस ky प्लस, और ये 2 देखिए कैंसिल, और ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा g x प्लस h प्लस f y प्लस k प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका सर्कल की इक्वेशन हो जाएगा। अगर सेंटर 0,0, आप इसको याद रखिए, पुराने वाले को आप अगर नेग्लेक्ट कर रहे हैं मतलब कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका सेंटर 0,0 हुआ तो g और f क्या हो जाएगा, 0, 0। आप यहाँ पे 0, 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। यहाँ पे c की जगह पे माइनस वहाँ आर स्क्वायर था, क्योंकि वहाँ पर कांस्टेंट आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे इसको ये नोट कर लीजिए। आप किसी भी टेंजेंट ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, टेंजेंट ऑफ सर्कल पर कोई भी टेंजेंट किसी पॉइंट पर, और वो पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट जो P है वो सर्कल पर होना चाहिए, सर्कल के बाहर नहीं, सर्कल के अंदर नहीं। उसके लिए, क्योंकि अगर सर्कल के अंदर है तो उस पर टेंजेंट तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन अगर सर्कल है, सर्कल पे बाहर है, तो वहाँ से टेंजेंट हो सकता है। और ये तब यूज करेंगे t इक्वल टू 0, मतलब व्हेन पॉइंट P इज ऑन द सर्कल। आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का कोई मतलब आप बहुत वैसे मत टॉपिक मत लीजिए कि नहीं यार ये इसको हमको याद रखना है।
आप इसको मतलब समझिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप बहुत मतलब अगर आपको थोड़ा भी मतलब आप यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से, तो आप अगर सब भूल भी जाएंगे तो आप निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक वो दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है ये हमारा, अब इक्वेशन, अब जब वो पॉइंट, वो तब केस हमने डिस्कस कर लिया जब पॉइंट वो सर्कल पे था। अब वो मान लीजिए वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, जो है यहाँ पर हमारा जो पॉइंट P है वो यहाँ पर है H, K। अब यहाँ से आप कैसे इस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट निकाल सकते हैं, और इस पॉइंट से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर इधर टेंजेंट आया है तो सर्कल सिमेट्रिक है, हमें पता है, एक टेंजेंट इधर भी आएगा। तो अभी हम एक की टेंजेंट की बात करते हैं, मतलब वहाँ से अपने आप अभी हम देख रहे हैं वो दोनों टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगा। तो अभी इसको हम हटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, हमको एक टेंजेंट की इक्वेशन समझिए निकालना है, दोनों आ जाएगा वहाँ से m में कुछ ऐसा रिलेशन। मान लीजिए अब इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, तो अब आपको क्या करना है, इस टेंजेंट की आप इक्वेशन ऐसे कर लीजिए। आपको एक पॉइंट दिया गया है और आपको पता है जो टेंजेंट है वो स्ट्रेट लाइन ही है, तो आप इसको कर लीजिए, आप वन पॉइंट फॉर्म लगाइए। मान लीजिए इस लाइन का स्लोप m है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1 हो जाएगा। आपका ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पर y1 और x1 आप क्या पुट कर देंगे, y1 और x1 आप h, k पुट कर दिए, यहाँ पर k और यहाँ पर h, तो h, k पुट कर दीजिए। तो अब यहाँ पर आपको अननोन क्या है, इस इक्वेशन को निकालने में सिर्फ एक ही बाधा है, क्या है, m। आपको m नहीं मालूम है। अगर आपको m मालूम हो जाए और आपको ये मालूम है कि m की दो वैल्यूज आएंगी, क्यों, क्योंकि अगर m एक स्लोप इधर है तो दूसरा एक स्लोप इधर होगा, और वो दोनों का स्लोप जो है वो मतलब कि दो अलग अलग स्लोप हैं, वो ऐसा नहीं कि एक ही स्लोप है। तो एक ही लाइन तो है नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि एक लाइन आएगा टेंजेंट का, तो इसका मतलब m की जो दो वैल्यू आएगी। अब वो कैसे हम निकालें m की वैल्यू, हमको ये चीज़ मालूम है कि टेंजेंट अगर है तो ये अगर हम सर्कल से यहाँ पर अगर वो डालेंगे, लाइन ज्वाइन करेंगे जहाँ ये कट कर रहा है, जहाँ टच कर रहा है सर्कल को, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, ये पॉइंट अगर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है जो है, तो अब क्या होगा कि क्या ये आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर इस लाइन पर अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ड्रॉप करेंगे तो क्या वो रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर आएगा। हमने अभी पढ़ा है जस्ट कि अगर एक लाइन टेंजेंट है, टच कर रही है, तो रेडियस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होते हैं। तो आप उसके इस पॉइंट से जो सेंटर है आपका -g, -f, आप इस सेंटर से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करिए यहाँ पर। तो इस पे अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करेंगे और उस डिस्टेंस को अगर आप रेडियस के इक्वल कर देंगे तो वहाँ से m की दो वैल्यूज आएंगी। मतलब जैसे आप इसको क्या कर लीजिए, इसको इस साइड कर लीजिए, y माइनस के माइनस m x माइनस h, ये हमारा स्ट्रेट टेंजेंट की इक्वेशन। और आप इस पर अब इसको डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका फार्मूला लिखिए -g, -f से, तो यहाँ आप कर देंगे -f माइनस के, और यहाँ पे हो जाएगा -m, और यहाँ हो जाएगा -g, -h, और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर का अंडर रूट कोफिशिएंट में 1 + m स्क्वायर। ये 1 हो गया y का, और ये x का कोफिशिएंट m हो गया, तो अंडर रूट 1 + m स्क्वायर। इसका आप ले लेंगे मॉड, तो ये अब आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा, आपको पता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। अगर ये रेडियस के बराबर है, आपको सब मालूम है, g मालूम है, f मालूम है सेंटर, और h k मालूम है 1, और m अननोन है, और रेडियस आपको मालूम है, सर्कल की इक्वेशन अगर दिया गया है, तो अब आप वहां से m निकाल सकते हैं। अगर आप एक बार मॉड को, मतलब m देखिए, m में क्वाड्रेटिक एक बनने वाली है, और वहां से m की दो वैल्यू आएगी, m की दो वैल्यूज आएंगी, m1 एंड m2। तो एक अगर आप m1 पुट करेंगे तो एक दूसरा टेंजेंट आएगा, और दूसरा m2 अगर आप पुट करेंगे तो दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। इसीलिए हम बोल रहे थे वहाँ दो टेंजेंट है और आपको दो स्लोप्स मिलने वाले भी हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ दो स्लोप मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा टेंजेंट, मतलब आप किसी भी एक, जब पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तब आप वहाँ से टेंजेंट लिख सकते हैं, और जब अगर पॉइंट आपका ऑन द सर्कल है तब भी आप वहाँ से टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये आपका टेंजेंट रहा। और टेंजेंट की जैसे मान लीजिए मैं आपको एक
जो मैं जो टेंजेंट के हम पहला केस कंसिडर किए थे, मान लीजिए पहला केस ऐसे ही था, हमारा पॉइंट यहाँ P था H, K। अगर वो आपको मान लीजिए एग्जाम में आपको वो पॉइंट मिस कर गया, T = 0, आपको ये फार्मूला आप मिस कर गए या आपके माइंड से कहीं चला गया, आप T नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, T कैसे निकालते हैं, तो आपके बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप टेंजेंट की इक्वेशन तब भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप वो देखिए, आप बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके। कैसे, ये मान लीजिए पॉइंट P है, ये आपका सेंटर है C -G, -F। एक टेंजेंट, एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आपको मैं बताया हूँ स्ट्रेट लाइन की वीडियो में, पहले आपको एक पॉइंट चाहिए और आपको एक स्लोप चाहिए, उस लाइन का स्लोप और एक पॉइंट। आप ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन दी है, मतलब ये दो अगर आपको मिल जाए दो, तो आप स्ट्रेट ऑफ लाइन मतलब निकाल सकते, दो इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आपको क्या इस टेंजेंट पर इस पॉइंट, मतलब ये जब पॉइंट ऑन द सर्कल है तभी की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या इस टेंजेंट मतलब क्या हमें मालूम है? बिल्कुल मालूम है, ये पॉइंट H, K है इस लाइन पर, इस टेंजेंट पर। अगर आपको इस लाइन का कोई स्लोप ला के दे दे तो आप क्या इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप क्या बोलेंगे कि मतलब यार पॉइंट मालूम चल चुका है, स्लोप मालूम चल चुका है, तो आप अब इसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? ये लाइन 90 डिग्री एंगल बना रही है, क्या आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं इस लाइन का? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? डिस्टेंस स्लोप फॉर्म यूज करके। मान लीजिए इसका स्लोप है m1, तो मतलब स्लोप फॉर्म, मतलब स्लोप क्या कैसे निकालते हैं? y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से आप स्लोप निकालते थे m, तो यहाँ से m इसका हो जाएगा, m1 हो जाएगा y2 मान लीजिए k है, और ये हो जाएगा प्लस f अपॉन यहाँ से हो जाएगा h प्लस g, तो ये आपका स्लोप आ गया। स्लोप इस लाइन का है। तो अगर आपको मैंने बताया था कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, अगर एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, तो m1 × m2 = -1 होता है। तो यहाँ से इसका और इसका स्लोप -1 होगा, तो इसका मतलब है कि ये आप इसका जो अगर m निकालना है आपको, तो इस स्लोप को आप, जैसे मान लीजिए आपको ये है m1 और आपका ये m है, तो m आप कैसे निकालेंगे? -1/m1। तो आपको m को पहले रिवर्स करना है और उसके बाद माइनस लगाना है, तो आप इसको रिवर्स कर दीजिए, h + g अपॉन k + f, और यहाँ से आप माइनस कर दीजिए। आपको यहाँ से देखिए स्लोप मिल चुका है। स्लोप h + g अपॉन ये k + f, और माइनस कर दीजिए, आप इसका स्लोप मिल जाएगा। ये स्लोप किसका है? टेंजेंट का है। आपको टेंजेंट का स्लोप मिल चुका है, आपको टेंजेंट की एक पॉइंट मिल चुकी है, अब आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप भी टेंजेंट का इक्वेशन आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं जो है। तो आप यहाँ बेसिक कोऑर्डिनेट यूज किए हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कोई पॉइंट हमारा सर्कल के अंदर लाई कर रहा है या सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, और अगर कोई पॉइंट P बाहर है, पॉइंट P मान लीजिए H, K, पॉइंट P मान लीजिए x1, y1 है, और ये पॉइंट सर्कल के बाहर है या अंदर है या ऑन द सर्कल है, ये कैसे हम निकालेंगे? इस टॉपिक को हम बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट से हम निकालेंगे इसको, पावर ऑफ पॉइंट की मदद से हम निकालने वाले हैं। अब पावर पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं? S1 से डिनोट करते हैं। S1 से क्यों डिनोट कर रहे हैं? अभी देख रहे हैं पावर ऑफ पॉइंट होता क्या है। मान लीजिए ये सर्कल का आपको इक्वेशन दिया गया है, तो सर्कल की इक्वेशन जैसे मान लीजिए x² + y² + 2gx + 2fy + c। हम जनरल सर्कल को कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए उसका सेंटर 0 है तो यह 0, 0 हो जाएगा। अगर वो ओरिजिन से उसका सेंटर ओरिजिन है तो फिर हो जाएगा। बट अगर हम जनरल सर्कल की बात कर रहे हैं वो केस भी सेम कवर हो जाएगा। मान लीजिए अगर अब हमको पता करना है, ये सर्कल की इक्वेशन है और हमको ये पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट इस सर्कल के बाहर है, ऑन द सर्कल या अंदर है, तो आप सीधे सीधे इस पॉइंट को इस सर्कल में रख दीजिए। लेकिन रखते समय एक कंडीशन आपको याद रखना है, x और y का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब निगेटिव ना हो। अगर आप इस पॉइंट को रख रहे हैं सर्कल में, अगर इस सर्कल में रखेंगे तो ये हो जाएगा x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c = 0। नहीं, अब 0 नहीं होगा। अब इसकी वैल्यू आप निकालिए।
अगर ये होता है हमारा S1, S1 क्या होगा, S1 जब आप उस पॉइंट को उस सर्कल में रख देंगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2 f(y1 प्लस c), तो हमारा ये S1 है। अगर ये S1, अब इसकी वैल्यू आ सकती है या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव या तो जीरो। अगर S1 की वैल्यू आ गई पॉजिटिव तो इसका मतलब है आपका पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल। अगर S1 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हो गया पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मान लीजिए पॉइंट है, अगर वो सर्कल पर लाई कर रहा है तो क्या वो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। जैसे मान लीजिए हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे, अगर कोई पॉइंट है और वो स्ट्रेट लाइन पर सेटिस्फाई करता था तो वहाँ पर उसको 0 कर देता था पूरे उसको वैल्यू को। और यहाँ पर अगर ये पॉइंट है P और अगर ये सर्कल को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है या सर्कल पे लाई कर रहा है तो सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, और सर्कल यहाँ देखिए 0 है तो ये 0 देगा। S1 क्या यही है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। बट अगर S1 थर्ड केस, S1 इज लेस देन 0, क्योंकि अगर S1 निगेटिव हो गया तो इसका मतलब है पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल। आप इस तरह से अब किसी भी पावर ऑफ पॉइंट से मदद से आप कभी भी कोई पॉइंट आपका अंदर है बाहर है जो है आप इसको निकाल सकते हैं। -g, -f आपका सेंटर है, तो आप कभी भी अब किसी पॉइंट को निकाल सकते हैं। अगर S1 पावर ऑफ पॉइंट, इसको पावर ऑफ पॉइंट बोलेंगे। अगर पावर ऑफ पॉइंट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट जो है आपका बाहर है। अगर पावर ऑफ पॉइंट 0 आ रहा है जिसका मतलब ऑन द सर्कल है। अगर आप पावर ऑफ पॉइंट निगेटिव है जिसका मतलब वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है वो पॉइंट। इस तरह से आप पॉइंट और सर्कल को, इसको आप ये भी बोल सकते हैं पॉइंट एंड सर्कल, पॉइंट एंड सर्कल। अब एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ हम देख ले रहे हैं यहीं पे। अगर इस आपको ये मान लीजिए सेंटर C दिया है, अब ये मान लीजिए पावर ऑफ पॉइंट बाहर लाई कर रहा है सर्कल के, तो अगर आपको पूछे कि यार इस P से इस पॉइंट सर्कल पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो वो बताओ, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम P टू द सर्कल, मतलब सर्कल पे जो पॉइंट है और P के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो सर्कल का एकदम सबसे दूर वाला पॉइंट हमें लेना पड़ेगा। अब हम ये कैसे जानेंगे यार सबसे दूर वाला पॉइंट, मतलब वो पॉइंट क्या है, कैसे है, मतलब कैसे, मतलब हम डिस्टेंस फार्मूला तो ऐसा है नहीं कि ये पॉइंट हमें मालूम है कि यार ये मतलब सबसे दूर वाला पॉइंट यही है, आप डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लो डिस्टेंस। अगर हमको इसकी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो ये देखिए इस पॉइंट को आप डिस्टेंस फार्मूला से यूज करके आप सेंटर तो आपको मालूम है, सेंटर और इस पॉइंट को आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए पॉइंट P है तो PC आपको पता चल चुका है, और ये दूरी आपकी जो सेंटर से है वो रेडियस ही है, रेडियस। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा ये मान लीजिए पॉइंट A है, आपको जो निकालना है पॉइंट A, तो जो PA होगा, PA वो हो जाएगा PC प्लस R। तो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो आप PC इस पॉइंट से और सेंटर के बीच की और प्लस रेडियस आप कर देंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर इस पॉइंट से आपको सर्कल की मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो आप ये वो पॉइंट होगा, सर्कल डायग्राम में तो हमें दिख रहा है कि यार वो पॉइंट यही है जो इस पॉइंट से सर्कल पे वही पॉइंट, यही पॉइंट है जो कि मान लीजिए पॉइंट B है जो कि P से मिनिमम दूरी पर है। लेकिन अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना होगा तो आपके पास ये B का पॉइंट नहीं है, तो मतलब बहुत मतलब वो दिमाग लगेगा फिर इसको निकालने के लिए। आप इसमें क्या करेंगे, तो ये वाला अगर आपको दूरी चाहिए तो आप ये PC है आपके पास और इससे ये R घटा दीजिए तो यही दो दूरी हो जाएगी। तो अगर आपको PB निकालना है, PB ये मिनिमम दूरी है किसी पॉइंट और सर्कल से, तो ये हो जाएगा PC माइनस R। आप इसको कब यूज करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस के लिए। मिनिमम डिस्टेंस के लिए आप ये यूज करिए PC
माइनस आर और मैक्सिमम के लिए पी सी प्लस आर। आप यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम दूरी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप किसी पॉइंट का जो है निकाल सकते हैं, अंदर है बाहर है ऑन द सर्कल है। आप ये समझ लीजिए इस पॉइंट मतलब ये पूरा जो हमारा टॉपिक हम पढ़े हैं ये पॉइंट एंड सर्कल है। तो हमने लाइन एंड सर्कल पढ़ लिए हैं हम, और उसके बाद हम पॉइंट एंड सर्कल भी पढ़ लिए हैं, जो है हम टेंजेंट भी निकालना सीख चुके हैं सर्कल के, इक्वेशन ऑफ सर्कल भी हम निकालना सीख चुके हैं। और हम सर्कल के और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं और सारे पॉइंट्स जो है उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको नोट करिए वीडियो पास करके, ये आपको पूरा एक सेक्शन हो गया और ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया किसी पॉइंट और सर्कल से। अब हम ये देख रहे हैं सर्कल के आगे कि जैसे अब कॉर्ड आउट की इक्वेशन हम देखेंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट देखेंगे। मान लीजिए हमारा सर्कल है और अगर इस सर्कल को हमको यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट P, और ये है H, K। अब हमको यहाँ से मान लीजिए दो टेंजेंट हमारे पास होगा, इस पॉइंट पर अगर हम ड्रॉ करेंगे दो टेंजेंट। अगर इन दोनों टेंजेंट का हमको कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, हम पूरे इस सर्कल को डिटेल में जा रहे हैं पढ़ने, मतलब जब एक पॉइंट होगा P आउटसाइड और हमारा ये सर्कल होगा, जो है सर्कल की इक्वेशन दिया होगा, वहाँ से आप सेंटर और रेडियस फाइंड कर लेंगे। अब पूरा इसके बारे में डिटेल हम पढ़ने वाले हैं इस पॉइंट पे। तो मतलब ये समझ लीजिए पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल और ये पॉइंट एंड सर्कल, मतलब तो पॉइंट एंड सर्कल, जब पॉइंट है और फिर ये सर्कल है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर हमको मान लीजिए दोनों टेंजेंट, मान लीजिए ये PA है और ये PB है और ये हमारा सेंटर C है, इसका कोऑर्डिनेट -G, -F है। सर्कल का जनरल इक्वेशन से हम G, -F निकाल चुके हैं। अगर हमको PA और PB टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो हम बता चुके हैं आपको m स्लोप मान लीजिए, यहाँ से आप इक्वेशन लिखिए स्लोप फॉर्म में, तो आप वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दीजिए, तो आपको उसका वहाँ से m निकाल लीजिए। बट अगर आपसे कोई पूछे कि PA और PB आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो मतलब कंबाइंड इक्वेशन आप PA एंड PB चाहिए, तो आप PA और PB कंबाइंड इक्वेशन आप ऐसे निकाल सकते हैं, SS1 = T²। ये आपका पहला रिजल्ट इस पॉइंट से। S क्या होगा, S मतलब वो सर्कल की इक्वेशन। अब T क्या है यहाँ पर, T आप जब देख चुके हैं कि जब वो पॉइंट सर्कल पर लाई करता था टेंजेंट की आप इक्वेशन T = 0 से निकालते थे। बट अगर यहाँ पर T क्या होगा, T यहाँ पे ये होगा कि इस पॉइंट से आप यहाँ पर इसको समझ लीजिए T पुट कर दीजिए, मतलब आप वही जो फार्मूला T पे लगाते थे अब वही आप इस सर्कल और इस पॉइंट पे लगाना है। और S1 मैं आपको बता चुका हूँ पावर ऑफ पॉइंट, इस P को इस सर्कल में पुट कर देना है, तो पूरा इस पॉइंट P को इस सर्कल में। तो यहाँ पर कोई S1 क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा और हमारा सर्कल ये होगा और ये मतलब S होगा, तो ये TV कोई मतलब एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है और फिर इसको स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेकंड डिग्री इक्वेशन होता है, आपको यहाँ सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलेगा। अब ये बात होता है कि यार चलो और इसके बारे में डिटेल देख रहे हैं। अगर आपसे कोई मान लीजिए ये जो इसका ये मान लीजिए हाँ, इस वाले क्वाड्रिलेटरल का कोई एरिया आपसे पूछे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PACB का, तो आप यहां से क्या निकालेंगे, आप ये देखिए ये दो ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल में क्या आपको PA और अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जब भी आप अगर किसी टेंजेंट का लेंथ नापना चाहते हैं, मतलब किसी पॉइंट से, और जब वो सर्कल पर टेंजेंट होगा तो उसका लेंथ हो जाएगा जो आपका पावर ऑफ पॉइंट होता है उसका अंडर रूट। ये लेंथ ऑफ अ टेंजेंट है अंडर रूट S1। आप किसी भी टेंजेंट के लेंथ को मतलब एक पॉइंट से और सर्कल पे अंडर रूट S1 से नाप सकते हैं। अब ये अंडर रूट S1 तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर वो जीरो हो गया तो इसका मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। सही बात है, होना भी चाहिए। अगर मान लीजिए टेंजेंट है तो वहाँ पे उसका क्या लेंथ है, जीरो लेंथ है। अगर मान लीजिए बाहर लाई कर रहा है तो उसका कोई लेंथ होगा।
अगर वो अंदर लाई कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर टेंजेंट ही पॉसिबल नहीं है। तो ये बिल्कुल ही आपको सही रिजल्ट देगा जो है √S1। तो √S1 से आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल चुके हैं। आप ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक। तो अब आपको अगर एरिया निकालना है तो आप ये देखिए ट्रायंगल, ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये 2 ट्रायंगल में बट चुका है और आपको दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला ट्रायंगल आप देखिए राइट एंगल और ये वाला ट्रायंगल आप देखिए राइट एंगल। अगर ये एंगल 90 है तो 90 राइट एंगल ट्रायंगल, और आपको ये पता है रेडियस R है और ये R है। तो अब क्या आप ये ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ये हो जाएगा √S1 और इंटू ये रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया एक ट्रायंगल का। और उसी तरह सेम टू सेम 2 ट्रायंगल होंगे, जितना √S1 इधर होगा उतना ही √S1 इधर भी होगा जो है। तो इतना रेडियस ये भी है, तो इसको आप मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे और ये अगर 2 जब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा R √S1। ये क्या है? ये जो पेयर आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा और वो जो रेडियस आपको जो टच करेंगे, जो जहाँ पर ये टेंजेंट जहाँ टच कर रहा है उसके बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है पूरा, उसका एरिया R √S1। आप इस रिजल्ट को माइंड में रखिए, कभी अगर जरूरत पड़े जो है आप इससे निकाल सकते हैं। आप ये खुद ही रिजल्ट डिराइव भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। √S1 याद रखिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के आप ही आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए। मान लीजिए ये तो दूसरा पॉइंट है हमारा। अब तीसरा पॉइंट, अगर आपको इसका इक्वेशन लिखना है, इसका इक्वेशन मतलब इस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इस लाइन को हम बोल देंगे अपना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन चाहिए तो आप यहां से यूज करिए T = 0 किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू P। तो आप अगर जो वहाँ पर आप T = 0 यूज करते थे जब ये सर्कल था ऑन द सर्कल, तो वो टेंजेंट था। T = 0 यहाँ पर क्या है? वो टेंजेंट है। लेकिन अगर वही P बाहर लाई कर रहा है तब वहाँ पर T = 0 क्या है? वो T = 0 जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो टेंजेंट है आपका, वो जो कॉर्ड है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है T = 0। आप यहाँ T = 0 विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप करेंगे P, तो आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। इसको COC बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप निकाल लिए, एरिया ऑफ ये पेयर ऑफ टेंजेंट आ जाएगा आपका SS1T² और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया T = 0 और यहाँ से आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट √S1। अब और एक पॉइंट डिस्कस कर ले रहे हैं। एक पॉइंट अब क्या है? अगर आपको इसको हम हटा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को पूरा वीडियो पॉज करिए और इसको पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं अगला पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अगर आपको मान लीजिए इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए, यहां पर भी एक सर्कल बनेगा, यहां से अगर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास होने वाला, आपको तीनों पॉइंट से पास होने वाला अगर आपको सर्कल चाहिए तो आपको ये डेफिनेटली, मैं आपको ये श्योर बता सकता हूं, अगर वो तीनों पॉइंट से पास हो रहा है तो ये चौथा पॉइंट सर्कल का ये सेंटर होगा, ये सेंटर। ये सेंटर होगा। अब अगर ये सेंटर है, इसका अगर आपको कभी सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो ये सेंटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इस P के रिस्पेक्ट में जो आपका ये सर्कल बनने वाला है, इस P के रिस्पेक्ट में डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। मतलब ये P और ये सेंटर आपका C, ये डायमीटर है इस सर्कल के, इस सर्कल के ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। तो ये और ये पॉइंट, अब वहाँ से आपको पता है कि अगर किसी भी सर्कल के 2 डायमेट्रिक पॉइंट आपको दिए जाते हैं तो आप वहाँ से x - x1 y माइनस नहीं x - x1 x - x2 प्लस y - y1 और y -
y2 करके आप उस सर्कल का इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो उसी तरह आपको मान लीजिए x1 y1 और x2 y2 आप यहाँ से यूज करके इस सर्कल का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप बहुत सारा चीज़ निकाल लिया, आप लेंथ ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट, और उसके बाद आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पी ए सी बी, आप ये सारा चीज़ यहाँ से निकाल चुके हैं। ये कंप्लीट मतलब अगर आपका जो मतलब पूरा सर्कल का गेम है यहाँ पे पूरा समझ में आ जाएगा कि सर्कल मतलब कैसे डील करते हैं पूरे लाइन वगैरह से। ठीक है, तो आप इसको रोकिए और ये सारा हम आप देखें स्टेप बाय स्टेप, √S1, फिर ये कैसे हम एरिया निकालना सीखे हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन क्या है, t=0, SS1 = t², √S1 ये है कॉर्ड का इक्वेशन, t=0, और फिर उसके बाद √S1 × r ये हो जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो ये पूरा चीज़ आप नोट करिए इसको कंप्लीट, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब पढ़ने वाले हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। मतलब हम ये समझ लीजिए 80%, 70%, 80% सर्कल हम पढ़ लिए अभी तक, और हम पढ़ेंगे नॉर्मल। नॉर्मल कैसे आपको निकालना है, नॉर्मल ऑफ सर्कल। अगर मान लीजिए कोई सर्कल है, अगर आपको इसकी नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है, तो मान लीजिए ये पॉइंट P है, अगर इस पे आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है, पॉइंट P मान लीजिए दिया है h, k, और आपको ये जो सर्कल है -g, -f सेंटर, मतलब सर्कल की इक्वेशन दिया गया आपको। क्या है इक्वेशन? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अगर आपको ये सर्कल की इक्वेशन दिया गया है और उसके बाद ये पॉइंट दिया गया, अगर इस पॉइंट पर बोल रहा है कि नॉर्मल बताओ, टेंजेंट अगर निकालना है तो क्या करेंगे? टेंजेंट निकालने के लिए हम आपको बता चुके हैं t=0। नॉर्मल अगर निकालना है तो नॉर्मल, अगर आपको ये पॉइंट दिया गया है, नॉर्मल भी एक लाइन ही है। नॉर्मल क्या होता है कि जो कर्व है आपका, कर्व को यहाँ 90 डिग्री, टेंजेंट से ये 90 डिग्री बनाता है। टेंजेंट क्या होता था? टेंजेंट हमारा जो कर्व को टच करता था, ये टेंजेंट से 90 डिग्री बनाता है। तो ये सर्कल की एक प्रॉपर्टी है, मतलब खास पॉइंट ही हो जाता है कि जो आपका नॉर्मल है वो सर्कल के सेंटर से पास होता है। तो अब आपके लिए नॉर्मल निकालना पूरे सर्कल में सबसे आसान चीज़ है। कैसे? आपको इस पॉइंट पर नॉर्मल चाहिए, और आपको इस नॉर्मल की प्रॉपर्टी से सर्कल में कि वो नॉर्मल सेंटर से पास होता है, तो आपको यहाँ एक पॉइंट मालूम है और आपको दूसरा पॉइंट आपको ये दिया गया है, और सेंटर से आपको दूसरा पॉइंट मालूम चल चुका है। तो आप यहाँ से बिना कोई दिमाग यूज़ किए, बिना कोई वो किए, आप यहाँ 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन के, सॉरी स्ट्रेट लाइन का आपको अगर 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो अब आप इन 2 पॉइंट से यूज करके आप वहाँ पर इसका स्लोप निकाल लीजिए, और कोई एक पॉइंट फॉर्म लगा के स्ट्रेट लाइन में आपको बता चुका हूँ 2 पॉइंट जब दिए जाते हैं तो इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ से आप तुरंत नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो नॉर्मल कोई इक्वेशन बहुत टफ काम नहीं है, और नॉर्मल हमेशा सर्कल के केस में हमेशा नॉर्मल सेंटर से पास होगा, ये कंपलसरी है जो है। और आगे हम पढ़ेंगे कोनिक में, तो उसमें देखेंगे कि उनके नॉर्मल की क्या कंडीशन है, इसलिए तो नॉर्मल के यहाँ सबसे आसान कंडीशन है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, नॉर्मल क्या है। नॉर्मल आप एक प्रकार से और भी निकाल सकते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सर्कल जब आप था आपका, तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट का अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन मालूम है और आपको ये पॉइंट मालूम है h, k, अगर इसका स्लोप मालूम था टेंजेंट का, तो इसका नॉर्मल का जो स्लोप हो जाएगा -1/m हो जाएगा। आपको टेंजेंट का अगर स्लोप मालूम है तो वहाँ से -1/m इसका स्लोप मालूम चल चुका है। अगर मान लीजिए आपको सेंटर नहीं मालूम है सर्कल का, तो -1/m और ये पॉइंट आपको दिया है, मतलब इसका स्लोप हो गया नॉर्मल ऑफ स्लोप, नॉर्मल का स्लोप m ऑफ नॉर्मल, और ये m ऑफ मान लीजिए टेंजेंट है। तो -1/m ऑफ टेंजेंट = स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये हमेशा होगा, हर कर्व के लिए वैलिड होता है। जो टेंजेंट का स्लोप है उसको, उससे आप हमेशा नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर सकते हैं उसी पॉइंट पर। और आपके पास ये देखिए पॉइंट है और आपके ये नॉर्मल का स्लोप है, आप इन दोनों चीज़ों से यूज करके नॉर्मल की इक्वेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इससे भी आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि डायमेट्रिक सर्कल क्या होता है। डायमीटर सर्कल,
डायमीटर सर्कल। डायमीटर सर्कल क्या होगा? मान लीजिए आपका ये सर्कल है। डायमीटर सर्कल क्या होता है? डायमीटर सर्कल ये है कि जो भी आपका जो सेंटर है उस सर्कल का, वो सेंटर वही होने वाला है। मतलब बट अगर ये सर्कल है और अगर इसका डायमीटर सर्कल आपको निकालना है तो कोई दूसरा सर्कल होता है डायमीटर सर्कल किसी एक सर्कल का, बट उसके खासियत क्या होती है, जो तो आपका पुराना सर्कल है और जो आपको डायमीटर, ये मान लीजिए आपका सर्कल है और ये आपका डायमीटर सर्कल है। ये डायमीटर सर्कल और ये आपका सर्कल। अगर आपको सर्कल की इक्वेशन दिया गया है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपको इस सर्कल की इक्वेशन दिया गया, अगर आपको सिर्फ डायमीटर सर्कल की इक्वेशन वो पूछ रहा है, तो डायमीटर सर्कल क्या होता है? डायमीटर सर्कल ये होता है कि जो उसका रेडियस होता है वो इस सर्कल के रेडियस ऑफ √2r हो जाता है। उसका नया रेडियस √2r हो जाएगा, बट सेंटर रिमेन्स अनचेंज। सेंटर अभी भी -g, -f ही होगा उस डायमीटर सर्कल का। ये जो सेंटर मतलब आप बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। डायमीटर सर्कल इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब जो भी सर्कल है उसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, बट उसका जो रेडियस है वो √2 टाइम्स ऑफ दैट रेडियस। मतलब इस सर्कल का जो रेडियस होगा उसका √2 टाइम्स होगा। अब ये √2 टाइम्स है, तो अगर आपको मान लीजिए कोई सर्कल दिया गया है, तो अगर आपको डायमीटर सर्कल निकालना है, जो सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस है वो यही है। अगर आपको मान लीजिए कोई भी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए आप सब भूल जाते हैं, आप भूलने में आप ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकते फार्मूला, तो माइंड में आप ये याद रखिए कि ये -g, -f है। ये आपको तो सेंटर है सर्कल का, प्रीवियस सर्कल का, आपको इसको मालूम है। ये तो आप इतना दिमाग में चल रहा है। तो -g और -f अगर सेंटर है, तो अगर इसका ये रेडियस है और आपको पता है कि इसका रेडियस क्या होने वाला है, इसका रेडियस √2r होने वाला है, आपको ये मालूम है। तो बस आप क्या करिए, सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल से इस सर्कल की आप इक्वेशन लिख सकते हैं। सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल x प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2r का होल स्क्वायर। आप इस इक्वेशन से आप डायमेट्रिक सर्कल, ये वाला एक सर्कल आप निकाल सकते हैं। उसका रेडियस जो है √2r हो गया है और सर्कल जो है सेंटर एज इट इज है, जो पुराना वाला सर्कल है -g, -f, सेंटर वही है, बट उसका रेडियस √2r हो गया है जो है। आप इस तरह से आप उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, बस ये याद रखिए आप, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लीजिए अगर आपसे डायमीटर सर्कल पूछ रहा है या डायमीटर सर्कल से आपकी कोई जानकारी अगर आपको देना चाह रहा है तो आप यहाँ से निकाल लीजिए जो है। डायमीटर सर्कल की एक खास बात है कि यहाँ पे जितने भी टेंजेंट, आप किसी भी डायमीटर सर्कल से आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए पुराने वाले सर्कल पर, तो ये जो हमेशा एंगल बिटवीन टेंजेंट आएगा वो हमेशा 90 डिग्री आएगा, हमेशा, ऑलवेज। अगर कोई भी पॉइंट आप रैंडम कोई भी पॉइंट ले लीजिए, अगर पुराने वाले सर्कल पे अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, पुराने वाले अगर सर्कल पे आप अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका जो एंगल आने वाला वो 90 है। किसी भी पॉइंट से अगर आप ड्रॉ करिए, कोई ऐसा फिक्स पॉइंट नहीं है। अगर वो डायमीटर सर्कल का पॉइंट है, अगर आप उसको पुराने वाले सर्कल, जो आपका छोटा सर्कल जिसका रेडियस r है और डायमीटर सर्कल जिसका रेडियस √2r है, अगर वहां से किसी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो पेयर ऑफ टेंजेंट बनाएगा उस पॉइंट से, हमेशा उसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। आप ये समझ लीजिए ये लोकस ही है, ऐसे मतलब डायमीटर सर्कल लोकस ही है ऐसे टेंजेंट्स का जो 90 डिग्री एंगल बनाता है, आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ से आप डायमीटर सर्कल का आप ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखिए, √2r उसका रेडियस होता है, एंगल उसका 90 डिग्री होता है, और आप वो डायमीटर सर्कल ऐसे निकालते हैं। तीन चीज आपके माइंड में रहना चाहिए जो है, √2 रेडियस, √2r, और उसके बाद जो है आपका सेंटर वही रहेगा, और उसके बाद 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और चौथा पॉइंट ये आपको इक्वेशन ऑफ डायमीटर सर्कल कैसे निकालना है। तो आप इसको नोट करिए, मतलब इस डायग्राम को भी समझ लीजिए अच्छे से जो है। और फिर अब हम आगे चल रहे हैं और हम आपको लास्ट पॉइंट समझ लीजिए हमारा है फैमिली ऑफ सर्कल।
अभी एक पॉइंट, 2 पॉइंट है अभी, फैमिली ऑफ सर्कल है और एक इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मतलब आपको मिड पॉइंट जब दिया जाएगा किसी भी कॉर्ड का, मान लीजिए आपका ये सर्कल है, ये सर्कल है आपका, और अगर आपको इसका यहाँ पे एक कॉर्ड है और कॉर्ड का अगर आपको मिड पॉइंट दिया गया है h, k, अब बोला जाएगा इस, मान लीजिए पॉइंट P है, अगर बोला जाएगा कि अब अगर सर्कल के इक्वेशन आपको जो दिया गया है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जनरल सर्कल। अगर आपको बोला जाएगा कि इस कॉर्ड का इक्वेशन बताओ जिसका मिड पॉइंट h, k है, मान लीजिए वो आपको h, कोई नंबर देगा 1, 2 है, तो अब बोलेगा वो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ, मतलब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बताओ जिसका मिड पॉइंट 1, 2 या मान लीजिए h, k है। तो ऐसे केस में उसका इक्वेशन जो होता है वो होता है t इक्वल टू s1। आपको दोनों चीजें अच्छे से मालूम है, t कैसे निकालेंगे सर्कल का, चलिए मैं आपको निकाल के यहाँ पूरा दिखा रहा हूँ। t कैसे निकालेंगे, आपको मैं बताया था x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। आपका ये आ गया t। और s1 कैसे आएगा, s1 आपको एक कांस्टेंट है, s1 क्या है, एक कांस्टेंट है। s1 कैसे निकालेंगे, s1 आपको मैंने बताया इस सर्कल में ये पॉइंट रख दीजिए, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस c इक्वल टू 0। आप ये एक वैल्यू आ जाएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, मतलब अब इसको 0 मत बोलिए, अब ये s1 बन चुका है, तो अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं रह चुका, अब ये एक प्रकार से समझ लीजिए पावर ऑफ पॉइंट है। तो आप ये s1 निकाल लिए, s1 एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और आप देखिए x और y सेकंड डिग्री अब ये नहीं रहा, अब ये इक्वेशन फर्स्ट डिग्री में रह चुका है, और आप इसको 0 मत करिए क्योंकि आपको इसको दोनों को इक्वल करना है। अगर आप जब इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो वहां से आपको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ जाएगा। यहाँ से C देखिए दोनों साइड का कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जब आप यहाँ पर इसको पुट करेंगे H और K, तो H और K पुट कर दीजिए चारों तरफ, तो यहाँ देखिए GH आएगा और यहाँ पे 2GH है, यहाँ पे FK आएगा, यहाँ 2FK है, तो ये सब माइनस हो जाएगा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, वो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है। ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिडिल पॉइंट आपको दिया है h, k है। तो ये मिड पॉइंट आप मतलब अगर आपको मिड पॉइंट दिया गया है आपको कॉर्ड, तो उसकी इक्वेशन आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, t इक्वल टू s1। आपको सारा चीज़ मालूम होना चाहिए, t इक्वल टू 0 क्या होता है, t इक्वल टू 0 आपका मतलब कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता था और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता था। जब अगर पॉइंट आपका ऑन द सर्कल है तब वो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर वो सर्कल के बाहर है तब t इक्वल टू 0 हो जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, COC। t इक्वल टू s1, अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट है, अगर उसका कोई इक्वेशन निकालना है कॉर्ड का, अगर वो पॉइंट, पहली बात तो अंदर लाई करना चाहिए, फिर आपको वहाँ से आ जाएगा जो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। और चौथा चीज़ जैसे हमने बताया s1 इक्वल टू t स्क्वायर पेयर ऑफ टेंजेंट। ये सारे रिजल्ट्स आप सर्कल के याद रखिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने सीख लिया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सीख लिया है, पावर ऑफ पॉइंट सीख लिया है। एक लाइन सर्कल के बाहर जाती है, अंदर जाती है, ऑन द सर्कल है मतलब सर्कल को टच कर रही है, टेंजेंट है, सारा केस हम देख लिए। एक पॉइंट सर्कल के बाहर होता है, अंदर है कि ऑन द सर्कल है, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो हमारा अब इस टॉपिक का समझ लीजिए लास्ट पॉइंट है डायमेट्रिक सर्कल हमने देख लिया है जो है। तो अब इस सर्कल का हमारा लास्ट पॉइंट है फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल क्या होगा, जैसे आप फैमिली ऑफ लाइन पढ़ते हैं, मतलब कि जब दो लाइन दी जाती हैं तो आपको मतलब एक जनरल निकाल लेते हैं कि L1 अगर दिया है, L2 दिया है, तो आप एक जनरल लाइन अगर आपको निकालना है तो L इक्वल टू L1 प्लस लेमडा L2 हो जाता है। तो उसी तरह सेम टू सेम अगर आपको फैमिली ऑफ सर्कल निकालना है, मान लीजिए एक सर्कल है S इज इक्वल टू 0 S1, और अगर आपको कोई सर्कल दिया गया है S2 इज इक्वल टू 0, अगर आपको जनरल इक्वेशन मतलब एक इन दोनों पॉइंट जो ये दोनों पॉइंट कट कर रही हैं,
अगर इन दोनों से पास होने वाले जो इनफाइनाइट सर्कल होंगे, इन दोनों से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल, हाँ जैसे एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, ऐसे ही इनफाइनाइट सर्कल होंगे अगर आप देखेंगे। तो ये जितने भी इनफाइनाइट सर्कल हैं उन सर्कल को आप किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? फैमिली ऑफ सर्कल, S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0। आप सारे सर्कल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप किसी भी सर्कल को अगर ये दोनों पॉइंट से अगर वो पास हो रहे हैं तो आप S1 प्लस लेमडा S2 से किसी भी सर्कल को अगर इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, इनफाइनाइट सर्कल जो इस साइड होंगे, इनफाइनाइट इधर होंगे, तो मतलब जो इनफाइनाइट सर्कल्स बनेंगे इन दोनों पॉइंटों से, वो S1 प्लस लेमडा S2 से आप उसको निकाल सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मतलब लेमडा S2 से निकाल सकते हैं। तो अननोन क्या है आपके पास? लेमडा आप निकालिए। लेमडा आपको लेमडा पूछेंगे, आप लेमडा कैसे निकालेंगे? तो लेमडा वहाँ पे आपको दिया जाएगा मतलब एक आपको कंडीशन कोई ना कोई दी जाएगी ताकि आप वहाँ से लेमडा निकाल लेंगे। मान लीजिए S1 और S2, मतलब दोनों सर्कल को आपको S1 और लेमडा आप मल्टीप्लाई करके S2 को जोड़ दीजिए। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, S2 प्लस लेमडा S1, S2 प्लस लेमडा S1 भी आप कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सर्कल की इक्वेशन आ जाएगा। अगर आपको ऐसे इक्वेशन दी गई है और आपको अगर इक्वेशन मतलब किसी भी रैंडम सर्कल का चाहिए, ऐसे कर लीजिए। और लेमडा कैसे निकालेंगे? कोई ना कोई आपको उस सवाल में कंडीशन जरूर दी जाएगी, ताकि मान लीजिए ऐसे ही बोल देगा कि यार मतलब कि 2 पॉइंट है, इनसे जो सर्कल पास होगा वो सर्कल जो है 2,3 से भी पास हो रहा है, तो वो सर्कल की इक्वेशन क्या है? तो आप ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0। जैसे ही आप हिंट पाएंगे कुछ भी कि फैमिली ऑफ सर्कल का सवाल है, तो आप S1 प्लस लेमडा S2 निकाल लेंगे। अब 2,3 जो आपको हिंट दिया है, 2,3 वो सर्कल इस 2,3 से पास हो रहा है, तो 2,3 आप यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन में सर्कल के। तो जब जैसे ही रखेंगे तो वहाँ से आपका एक ही अननोन होगा, लेमडा, वो आ जाएगा। और फिर जब आप यहाँ रखेंगे तो आप जो है सर्कल के इक्वेशन निकाल पाए। मान लीजिए जैसे आपको अगर समझ नहीं आया, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, मान लीजिए एक सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। मान लीजिए सिंपल सर्कल अभी हम ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आपको लेमडा से मान लीजिए ऐसे करना पड़ेगा, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसी तरह अगर कोई मान लीजिए वो सर्कल ना भी होता, मान लीजिए कोई जनरल सर्कल होता, तब भी हम इसी तरह करते। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक तरफ कर लीजिए, 1 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा? लेमडा। वाई स्क्वायर को अलग कर लीजिए, 1 प्लस क्या आ जाएगा? लेमडा। और आर स्क्वायर को किधर कर लीजिए? R स्क्वायर माइनस लेमडा R2 स्क्वायर। अगर आपको अगर बोल दे कि कोई पॉइंट इस सर्कल से पास हो रहा है, जो है मान लीजिए कोई पॉइंट 2,3 पास हो रहा है, तो आपको क्या करना है? 2,3 को यहाँ पर डाल देना है एक्स वाई में। अगर जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे, अब आपके पास R1 और R2 भी आपको नोन है, R1 R2, और ये आपको पूरा नोन हो जाएगा, सिर्फ लेमडा आपको अननोन रहेगा। आप वहाँ से लेमडा निकाल लेंगे। अब उस लेमडा को फिर से आप यहाँ पे आकर रख देंगे, फिर आपको जो इक्वेशन ऑफ डिजायर्ड सर्कल, मतलब जो अभी आप चाहते हैं सर्कल, उसका सर्कल का आप इक्वेशन पा जाएंगे, S इक्वल टू 0। आपको यही चाहिए आखिरी में। तो ये हमने देखिए पूरा हम सर्कल की इक्वेशन देख चुके हैं, मतलब यहाँ पे पूरा सर्कल, मतलब हम सर्कल के हर पॉइंट्स को पढ़ लिए हैं। अब आपको सिर्फ इस पर सवाल प्रैक्टिस करना है। एक ही पूरे वीडियो में हम पूरा सर्कल डिस्कस कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब चाहे जेईई मेंस हो, चाहे आपका कोई बोर्ड हो एग्जाम हो, तो आप उन सब के लिए मतलब ये सब पूरा पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए। सारा पॉइंट ऑलमोस्ट कवर हो चुका है इसमें, जो है एक ही वीडियो में। तो आपको बस सिर्फ सवाल प्रैक्टिस करना है, आप तब तक सवाल प्रैक्टिस करिए।